फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आज फिर से नए वीडियो के साथ, नया उसी जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आप लोग कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और इस ठंडी का सीजन का आप लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, 10th का भी और 12th का भी, इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए। और भी सारे कक्षाओं के लिए छात्रों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरा दिल लगा करके मन से पढ़िए और बेहतरीन रिजल्ट लाइए कि आपका नाम हो, आपके घर परिवार का नाम हो, सब कोई आपको देखे। और इस दुनिया में पढ़ाई से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। शिक्षा ही इस दुनिया का समझिए तो मूल मंत्र है और शिक्षा बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है समास प्रकरण। आज इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक एक एक चीज, एक एक उदाहरण को जानेंगे, समास के परिभाषा को जानेंगे, प्रकार को जानेंगे, उदाहरण को जानेंगे, हर चीज का व्याख्या अच्छा से करेंगे। और समास प्रकरण शुरू होने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेहनत करो भाई, मेहनत से ही पहचान होती है। मेहनत करो भाई, मेहनत से ही पहचान होती है। और चलते हैं अपने टॉपिक पर, समास प्रकरण। हाँ, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना समय बिताए। समास प्रकरण, समास क्या है? सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं कि समास क्या है। समास अनेक शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अनेक शब्दों से बने, अनेक शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि समास में शब्द अधिक रहेंगे, एक से अधिक अवश्य रहेंगे शब्द, या तो 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, 4 शब्द हो, लेकिन एक से अधिक शब्द अवश्य रहेंगे। और वो उसका मिलन होगा शब्दों का, और वो शब्दों का मिलन सार्थक होगा, अर्थात कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, तो समास कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अक्षर मिलता है, चाहे वर्ण मिलता है, तो शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। ठीक, शब्द मिलेंगे और उसका अर्थ होगा तो फिर उसे समास कहते हैं। ठीक, अब हम लोग समास का परिभाषा देख लिए, उसका जानकारी भी ले लिए कि जब एक से अधिक शब्द मिलेंगे और उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा तो समास कहलाता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे, जैसे यथाशक्ति। देखिए, इसमें यथाशक्ति में एक शब्द है यथा और दूसरा शब्द है शक्ति। ठीक, राजपुत्र, इसमें भी 2 शब्द है, एक शब्द है राज और दूसरा शब्द है पुत्र। शरणागत, इसमें भी 2 शब्द है, एक शब्द है शरण, दूसरा शब्द है आगत। दाल भात, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 शब्द है, दाल और भात। त्रिकोण, इसमें भी 2 शब्द है, त्रिकोण। नीलकमल, इसमें भी 2 शब्द है, नील कमल। गजानन, इसमें भी 2 शब्द है, गज आनंद इत्यादि। तो जो भी ये सारे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये सारे समास वाले शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इस सब में देखिए एक से अधिक शब्द है और सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे देखते हैं, यथाशक्ति का मतलब अर्थ के अनुसार, शक्ति के अनुसार जितनी हमारी शक्ति है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। शरणागत मतलब शरण में आए हुए व्यक्ति को शरणागत कहते हैं। दाल भात, दाल भात समझ रहे हैं। त्रिकोण अर्थात 3 कोण। नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल। गजानन अर्थात हाथी के समान मुख वाला इत्यादि। तो इस तरह से आप समास का परिभाषा जान गए। चलेंगे जस्ट आगे, अगर ये समझ में आएगा तो उसके आगे चलेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं और वो समास 6 कौन से हैं? अब उनका नाम देखते हैं, नाम का स्मरण करते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, 5वां है द्विगु समास,
छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक, इस प्रकार से हमारे 6 समास होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक, ये जानने के बाद 2 मुख्य बात और है जिसको हम लोग जानेंगे, समासिक पद और समास विग्रह। समासिक पद किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए समासिक पद को देखिए। ठीक, समास में प्रयुक्त शब्द समासिक पद कहलाते हैं। समास में प्रयुक्त शब्द समासिक पद कहलाते हैं। मतलब अभी हम लोग जाने हैं कि समास में एक से अधिक शब्द होगा। तो जब एक से अधिक शब्द होगा तो जब उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे तो वो सारे शब्द क्या है, समासिक पद हैं। समासिक पद जैसे देखते हैं यथाशक्ति, जो हमारा पहला उदाहरण था समास का, उसी को देखते हैं। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, इसमें 2 शब्द है तो यथा क्या हुआ, समासिक पद हुआ, और शक्ति भी समासिक पद हुआ। तो इसमें समास यथाशक्ति में समासिक पद कितने हैं, 2 है। एक है यथा, दूसरा है शक्ति। समास में प्रयुक्त शब्द समासिक पद कहलाते हैं। ठीक, समास में जितना शब्द में रहेगा तो सब समासिक पद कहलाता है। आगे चलते हैं समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है। चलिए, समास में प्रयुक्त शब्दों का विस्तृत अथवा खंडित रूप को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, समास में प्रयुक्त अर्थात समास में मिला हुआ जितना शब्द रहता है, जब उसको अलग अलग करके तोड़ देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। जब उसको खंडित कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। जब वो विस्तृत रूप में आ जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखते हैं नील कमल। नील कमल, तो नील कमल का समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, उसका नील कमल जो है इसका समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। तो देखते हैं ये हुआ हमारा समास विग्रह। ठीक, नीला है जो कमल। ठीक, मतलब इसको खंडित कर दिए, विस्तृत रूप में लिख दिए तो ये कहलाएगा समास विग्रह। तो इसमें हम लोग अभी जान गए कि समास किसे कहते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, समासिक पद जान गए, समास विग्रह जान गए। अब हम लोग बारी बारी से सभी समास 6 प्रकार के जो समास है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक, हाँ, तो 1 नंबर वाला हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है उसको जानेंगे आज, पूरा क्लियर समझिए, पूरा खत्म। आज समास में कोई टेंशन नहीं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, जिस समास का पहला पद या तो अव्यय हो नहीं तो उपसर्ग हो, जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा पहला पद ही प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुत सिंपल है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो चाहे उपसर्ग हो, और जिस समास का पहला पद ही प्रधान भी हो। ठीक, मतलब जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो तथा पहला पद ही प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अव्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ये हम तो पहले ही बता दिए हैं। इसके पिछली वीडियो में अव्यय के बारे में और उपसर्ग के बारे में बता दिए हैं। यदि जानना हो तो वहां जाकर के उसको देखें। ठीक, अब देखते हैं एक और इसमें जानकारी लेने की बात है, उसको हमने नोट करके लिखा है कि समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। और अव्ययी भाव में एक जो विशेषता है वो ये है कि समस्त पद, उसका मतलब जो समासिक पद है उसका, वो जो मिलकर शब्दों का जो मिलन है वो जब मिल जाता है तो क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है समस्त पद। ठीक, क्रिया विशेषण क्या है वो भी हमने बता दिया, जो क्रिया की विशेषता बताया। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखते हैं। आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुदिन, रातों रात, धीरे धीरे, दिनों दिन, बेसहारा, सपरिवार, निर्विवाद, बेरहम, पराक्रम, अवकाश, अपमान इत्यादि। देखिए कैसे होता है, ऐसे लिखा है ना कि जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो। देखिए इसमें आ उपसर्ग है और जीवन शब्द है, तो जीवन के पहले आ उपसर्ग लग गया,
मतलब पहले का पद क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है, तो शक्ति के पहले यथा लग गया, इसलिए यथाशक्ति जो शब्द है अव्ययी भाव समास है। उस तरह से प्रतिदिन, प्रतिदिन जो हमारा शब्द है वो भी क्या है जी, यहाँ पर प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है और वो दिन के पहले लगा है, तो उपसर्ग जिस समास का पहला पद उपसर्ग चाहे अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होता है। अनु उपसर्ग है इसलिए अव्ययी भाव समास हुआ। रातों रात, और देखिए रातों रात क्या है कि क्रिया विशेषण है, तो रातों रात भी क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे भी अव्ययी भाव समास हुआ। दिनों दिन, बेसहारा, बेसहारा में देखिए बे पहले लगा है, ये एक उपसर्ग है, बेसहारा, तो बे उपसर्ग है, तो बेसहारा क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। सपरिवार मतलब परिवार के साथ। ये सारे हमारे उदाहरण थे और यह था हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 2 नंबर वाला पर। तो दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो बहुत इंपॉर्टेंट समास है और अधिकतर तत्पुरुष समास वाला ही पूछा जाता है, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे 12th का एग्जाम हो। लेकिन पूछने में तो सब है, लेकिन उसमें का सबसे ज्यादा हमको उदाहरण मिलता है तत्पुरुष समास का। तो देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। दो कंडीशन है तत्पुरुष समास का, 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम शब्दों को मिलाएंगे तो उस समय कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक चिन्ह आप जानते हैं ना, का, में, के लिए, से, के द्वारा, ये सारे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक, दूसरा पद प्रधान होगा, कारक चिन्हों का लोप होगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, गगनचुंबी, राजपुत्र, राजकुमारी, स्वर्ग प्राप्त इत्यादि, ये कुछ आपके उदाहरण है। उसके बाद देखिए इसमें जानने वाला बात ये है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, कितने प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर देंगे कि तत्पुरुष ये 6 प्रकार के होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको देखेंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है, जिसमें कारक चिन्ह जो होता है को ना, को, कर्म का को होता है, तो को चिन्ह का इसमें लोप हो गया। इसे देखते हैं उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को का लोप हुआ है ना, कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष क्या है, इसमें से का लोप होगा। जैसे रस भरा, तो रस से भरा, उस तरह से देखेंगे। संप्रदान तत्पुरुष क्या है, तो देशभक्ति, संप्रदान माने के लिए, तो के लिए का लोप होगा, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। ठीक, चौथा हमारा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या है, इसमें भी से का लोप हुआ है, धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष क्या है, जैसे देखते हैं राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इसमें का की का लोप हुआ है, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष क्या है, इसमें में का लोप हुआ है, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। इस तरह से हमारा ये दूसरा जो तत्पुरुष समास है, दूसरा जो तत्पुरुष समास है वो समाप्त होता है। 3 नंबर वाला देखते हैं। ठीक, तो 3 नंबर वाला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, थोड़ा देखते हैं, उसका उदाहरण भी देखेंगे। वह समास जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए तथा दूसरा पद प्रधान हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय में भी 2 कंडीशन है। ये क्या करेगा, इसमें 2 पद रहते हैं, तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य का बोध कराता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, वैसे कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है। और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए,
तो कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखते हैं, एक नोट लिखे इसमें, विशेषण विशेष्य का बोध कराता है। यह समास विशेषण का और विशेष्य का बोध कराता है। विशेषण विशेष्य हम पहले बता चुके हैं। अभी देखते हैं उदाहरण, नील कमल। देखिए इसमें विशेषण भी है और विशेष्य भी है। पहला पद दूसरा पद का विशेषता भी बता रहा है। नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो कमल की विशेषता है कि वो क्या है, नीला है। तो विशेषण हुआ नीला और कमल क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो विशेषण और विशेष्य का बोध करा रहा है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता भी बता रहा है, ठीक, और दूसरा पद प्रधान भी है। कमल के बारे में बात हो रहा है तो प्रधान कमल हुआ, तो दूसरा पद प्रधान भी है। इस तरह से कर्मधारय समास को हम समझ सकते हैं। और भी उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। महात्मा अर्थात महान आत्मा। कुपुत्र अर्थात मतलब खराब चरित्र वाला बेटा, मतलब गलत व्यवहार करने वाला बेटा। नील गगन अर्थात नीला आसमान। परमात्मा परम आत्मा। पर्णकुटी पत्ते से बना हुआ कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। महावीर अर्थात सबसे वीर। महापुरुष मतलब महान पुरुष। प्रधानाध्यापक अर्थात हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक। इस तरह से देखिए हर मतलब समस्त पद जब देखेंगे आप कर्मधारय समास का देखेंगे तो सब शब्द में जो दो शब्द है उसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। एक विशेषण तो दूसरा विशेष्य है, और विशेषण है पहला पद, विशेष्य है दूसरा पद। इस तरह से कर्मधारय समास को हम लोग बहुत अच्छा से समझ गए, जहां तक उम्मीद है। इसके बाद हम लोग 4 नंबर वाला देखेंगे। 4 नंबर वाला है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें योजक चिन्ह का लोप हो। ठीक, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें योजक चिन्ह का लोप हो, द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें भी 2 कंडीशन है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, फर्स्ट पद और सेकंड पद नहीं, पहला पद और दूसरा पद नहीं, दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों शब्द मेन शब्द रहेगा, दोनों की प्रधानता रहेगी। ठीक, और उसके बाद क्या है कि जिसमें योजक चिन्हों का लोप हो। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। जैसे योजक चिन्ह क्या है, थोड़ा सा हम देख लेंगे, नोट में लिखे हैं, और या, अथवा, तथा, एवं इत्यादि जैसे योजक चिन्हों का लोप होता है। तो ये सारे हमारे योजक चिन्ह है, ये सारे योजक चिन्ह है। और अथवा, तथा, एवं इन सब चिन्हों का लोप रहता है द्वंद्व समास में। ठीक, उसके बाद दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, तो हम देखेंगे अब इसका उदाहरण, द्वंद्व समास का उदाहरण। दाल भात, देखिए दाल और भात कह सकते हैं ना, बीच में और का लोप हुआ है ना, उसी तरह से माता और पिता कह सकते हैं, माता और पिता बीच में और का लोप हुआ है। भाई तथा बहन कह सकते हैं, यहाँ पर तथा का लोप हुआ है। यहाँ पर और का भी लोप हो सकता है, या का भी लोप हो सकता है, अथवा का भी लोप हो सकता है। तो योजक चिन्ह का तो लोप है, और दोनों पद मेन पद है, दोनों पद प्रधान भी है। तो इसलिए ये सारे जो उदाहरण है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। एक बार और देखते हैं ध्यान से। दाल भात, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुख दुख, ऊंच नीच, देश विदेश, खरा खोटा इत्यादि, ये हमारे सारे उदाहरण जो है द्वंद्व समास के थे। और इस तरह से द्वंद्व समास भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5 नंबर वाला। तो अब हमारा 5 नंबर वाला है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास का उदाहरण क्या है वो देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा जिसका दूसरा पद प्रधान हो, द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, मतलब इसमें भी 2 कंडीशन है। फर्स्ट वाला जो पद होगा, फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा वो संख्यावाचक होगा, और दूसरा वर्ड मेन होगा। मतलब जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे हम देखते हैं,
तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, चौराहा, त्रिभुवन, पंचवटी, नवरात्र, तिरंगा, त्रिकोण, त्रिलोक, त्रिलोकी, दोपहर, दोपहर, नवग्रह, पंचामृत इत्यादि। देखिए इसमें क्या है, चौराहा। चौराहा आप जानते हैं जहाँ चार दिशाओं में जहां पर रास्ता जाता है उसको कहते हैं चौराहा। ठीक, तो यही क्या है कि द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चार दिखाई दे रहा है। त्रिभुवन, त्रिभुवन यहाँ पर त्रि अर्थात तीन, इसलिए फर्स्ट वाला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। पंचवटी, यहाँ पर पंच अर्थात पांच। नवरात्र, नवरात्र यहाँ पर नव अर्थात नौ। तिरंगा यहाँ पर मतलब तीन। त्रिकोण अर्थात तीन कोण। फिर त्रिलोक है, त्रिलोकी है, दोपहर, दोपहर, नवग्रह, पंचामृत। सब शब्दों में, इन सारे उदाहरणों में देख सकते हैं कि पहला वाला जो शब्द है वो संख्यावाचक शब्द है और दूसरा वाला शब्द प्रधान शब्द है। तो ऐसे वाले उदाहरण को द्विगु समास कहते हैं। इसके आगे हम लोग 6 नंबर देखेंगे। तो अब देखते हैं 6 नंबर वाला जो हमारा लास्ट है। लास्ट समास का प्रकार है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण तो देखेंगे। पहले परिभाषा उसका, वह समास जिसका कोई पद प्रधान न हो परंतु समस्त पद किसी तीसरे विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब देखिए, इस बहुव्रीहि समास में भी दो कंडीशन है कि पहला तो बात यह है कि कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी शब्द प्रधान शब्द नहीं होगा, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि वो दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। लंबोदर, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द है, लंब उदर। जिसका उदर लंबा हो, तो जिसका पेट लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। और ये दोनों लंब और उदर, ये दोनों शब्द मिलकर के बने हैं लंबोदर। और तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं भगवान श्री गणेश का, गणेश जी का नाम है लंबोदर। नीलकंठ, दो शब्द है, नील और कंठ। नीला का मतलब, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब कंठ। तो जिसका नीला है कंठ, भगवान शंकर जी का ये बोध करा रहा है। दो शब्द है, नीला और कंठ, और दोनों शब्द मिलकर के तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। नीलकंठ। दशानन, दस आनन, दो शब्द है, दस और आनन। तो जिसके 10 मुख है उसको दशानन कहते हैं, अर्थात 10 और आनन, ये दो शब्द मिलकर के तीसरा व्यक्ति रावण का बोध करा रहा है। रावण का 10 मुख था ना, उसलिए दशानन क्या है, बहुव्रीहि समास है। गजानन, जिसके हाथी जैसा मुख हो, गजानन। पीतांबर, जो पीला वस्त्र धारण करता हो। चंद्रशेखर, जिसके ललाट पर चंद्रमा विराजमान हो। सुलोचना, जिसके सुंदर आंखें हो। मुरलीधर, मुरली जानते हैं ना, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। चक्रधर, अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो, भगवान विष्णु को कह रहा है चक्रपाणी और चक्रधर एक ही है, इत्यादि। तो इस तरह से हमारा बहुव्रीहि समास भी खत्म हुआ और हमारा समास टॉपिक भी खत्म हुआ। तो यदि आप लोगों को समास प्रकरण अर्थात समास समझ में आया हो तो इस वीडियो को देखने के लिए तो पहले तो धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।